अब हम देख रहे हैं अपील किराया अधिकरण। सबसेक्शन 3, किसी अपील किराया अधिकरण में उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला केवल एक व्यक्ति होंगे जिसमें आगे किराया अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कौन होंगे? जिला न्यायाधीश संवर्ग के सदस्य होते हुए ऐसे सदस्य के रूप में 3 वर्ष का अनुभव रखा हो। डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के होंगे सबसेक्शन 4 में। अच्छा, रेंट ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन किसको होगा साहब? कौन से रेंट ट्रिब्यूनल को जुरिडिक्शन होगा? जिसके क्षेत्राधिकार में वो मकान अवस्थित है, जिस मकान से संबंधित दावा है। जोधपुर वाले को पाली नहीं, पाली वाले का अजमेर नहीं। कहा? जहां पर जो सेक्शन नंबर सीपीसी का कौन सा है जो ये बता रहा है कि वेयर देयर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड 17 सेक्शन नंबर 15 में नहीं, 15 में तो ये है कि निम्नतम श्रेणी का निम्नतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय में, और सेक्शन नंबर 16 इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है। ठीक है, तो अपील भी वही होगी जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब मैं आ रहा हूँ सब सेक्शन नंबर 7, ये वही है जो 17 का 6 था, नहीं 17 का 3। हाँ, जो भी अपन ने पढ़ा था ना लास्ट में कि साहब अपील में वो लिख कर देगा कि साहब आपको यहाँ इतने समय में उपस्थित होना है। हाँ, तो सबसेक्शन नंबर 6 कह रहा है अपील कितने दिन में होगी? 60 दिन के भीतर। देखो, अपील के लिए एप्लीकेशन प्रोड्यूस करना होता है 60 दिन के भीतर, और उसके सामने उपस्थित होना वो 60 दिन के बाद में, मतलब उन 60 दिनों में क्या हो जाएगा? अंतिम आदेश से अपील हो जाएगी। चलो, अपील किराया अधिकरण उपधारा 6 के अधीन अपील किए जाने का किराया अधिकरण की धारा 17 के अधीन अपील किराया अधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उप संजाति के लिए नियत तारीख को प्रत्यर्थी पर अपील की प्रति के साथ नोटिस तामील करेगा। जो तारीख की गई है नीचे वाले कोर्ट ने, उस तारीख को उपस्थित होने के लिए नोटिस तामील कर रहे हैं। यदि प्रत्यर्थी इस प्रकार नियत तारीख को अपील किराया अधिकरण के समक्ष उप संजात होने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी। यदि धारा 17 के अधीन पारित अंतिम आदेश किसी पक्षकार के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में पारित किया गया था तो अपील किराया अधिकरण 30 दिन के अपश्चात की तारीख नियत करते हुए प्रत्यर्थी से अपने समक्ष इस प्रकार नियत तारीख को उपसंजात होने की अपेक्षा करते हुए अपील की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा। और ऐसे किसी भी तामील के अपील अधिकरण की ये क्या कह दिया इसने कि यदि एक पार्टी नहीं एक्स पार्टी अपील को डिसाइड करता है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको वापस सुन लेंगे। सबसेक्शन 10, अपील किराया अधिकरण स्व विवेक से अपील के लंबन के दौरान ऐसा अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। इंटरिम ऑर्डर भी पास किए जा सकेंगे। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ये पावर हो जाएगी सबसेक्शन नंबर 10 में कि अपील किराया अधिकरण उसके बारे में क्या क्या कर सकता है। निश्चय करते समय अपील अधिकरण उसके कारण को अपीलित करेगा, पुष्ट कर सकता है, परिवर्तित, अपास, उलट या उपांतरित कर सकेगा, दोनों तीनों बातें। और बी में अपील किराया अधिकरण के द्वारा विनिश्चय के अनुसार पुण्य प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। अपील किराया अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके आदेश के विरुद्ध कोई और अपील पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब आप बताएंगे कि साहब ये अपील किराया अधिकरण के आदेशों की अपील हाईकोर्ट में होगी, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं होगी इसकी। ये हाईकोर्ट के रूल्स में कि साहब स्टेट गवर्नमेंट ने, हाँ, राजस्थान में स्थापित किसी भी ट्रिब्यूनल की अपील करने की सक्षम अधिकारिता राजस्थान के उच्च न्यायालय में होगी, हर राज्य के उच्च न्यायालय में, है ना। तो किसी भी तरह का अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बारे में कोई भी बात बता रखी है जो तो हाईएस्ट अथॉरिटी यदि किसी भी विषय से संबंधित हो तो किसके सबऑर्डिनेशन में काम करेगी? हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेशन में। मतलब इसकी भी अपील होगी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। पर इसने तो क्लियर मना करा है। हाँ, ट्रिब्यूनल की अपील वैसे अब करते नहीं है कहीं पर भी, पर अब अपन क्या करना चाह रहे हैं? हाईकोर्ट में इसको रिवीजन रिव्यू करवाना चाह रहे हैं। तो कौन से सेक्शन में अपन बात करेंगे बेटा?
या तो आर्टिकल 226 की बात करेंगे रेट पिटिशन पेश करके, या फिर सीआरपी नहीं सीआरपीसी नहीं, अच्छा यदि क्रिमिनल मैटर होता तो सीआरपीसी, ये तो सब्जेक्ट नहीं सिविल मैटर है। और यदि इसी तरह की बात हम मान लेते हैं कि साहब हाईकोर्ट में हम लोगों को नहीं करनी है, तो फिर कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में किस बात को लेते हुए? एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन की जुरिडिक्शन भी रहेगा किसी भी मैटर में रहते हुए। तो हो गया इसकी अपील का विनिश्चय का। अपील वैसे नहीं होगी, लिख रखा है इसलिए क्योंकि मैटर्स को कंसाइज करना है, समय पीरियड में नहीं, तय समय में मामले को खत्म करने के लिए। सबसेक्शन नंबर 12, पक्षकार के आवेदन पर पक्षकारों को नोटिस के पश्चात और उनकी सुनवाई के पश्चात जो चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए या ऐसे नोटिस के बिना स्व प्रेरणा से अपील किराया अधिकरण किसी भी प्रकरण पर निपटारे के लिए किसी भी मामले को एक किराया अधिकरण से दूसरे किराया अधिकरण को अंतरित कर सकेगा। रेंट ट्रिब्यूनल से मैटर को दूसरे ट्रिब्यूनल में यदि मैटर को ट्रांसफर करना है तो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन देना रहेगा, या तो पक्षकार के आवेदन पर या वो अपनी स्व प्रेरणा से भी कर सकते हैं। ये वही जैसे कि हाईकोर्ट मैटर को ट्रांसफर करना है। 19A, अर्जी या अपील के लंबित रहने के दौरान किराया और उसके बकाये के संदाय का आदेश देने के अधिकरण की शक्ति। ये सेम वही बात हो गई जैसे कि कोई महिला मेंटेनेंस की मांग करती है, मेंटेनेंस दिए जाने के अंतिम रूपरेखा कब तय होगी? जब तक इन बिटवीन क्या किया जाएगा? पति को अंतरिम आदेश दिए जा सकेंगे कि साहब आप इसको इंटरिम मेंटेनेंस दे, जब मामला देखेंगे तब का तब देखेंगे। सेम उसी तरह से जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देखा 143 ये क्या कहता है? चेक की धनराशि का इंटरिम कंपनसेशन इंटरिम कंपनसेशन 20% तक, जबकि ये आदमी यदि अपील कर रहा है तो किसकी धनराशि का 20% तक? जितना उसको कंपनसेट किया गया उसका 20% तक, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अधिकरण भूस्वामी के आवेदन पर या अर्जी यथास्थिति अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात आदेश देगा कि किराएदार भूस्वामी को किराए के मध्य समस्त देयताओं को तत्काल संदाय करेगा, और अर्जी यथास्थिति अपील के लंबित रहने के दौरान जब और जैसे कि यह देय है किराए का संदाय जारी रखा जाएगा। सेक्शन नंबर 20, ये वो सिविल कोर्ट्स की पावर कि साहब कोई भी रेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल अपने आदेश को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या क्या कर सकता है? वो सारी बातें जो हम लोगों ने किसी भी सिविल कोर्ट को एग्जीक्यूट करवाए जाने के लिए पढ़ी। जंगम या स्थावर संपत्ति का अटैचमेंट, गिरफ्तारी और विरोध, बैंक खाते को कुर्क करना, खातों से संदर्श आदेश जारी करना, यदि कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंक प्राधिकरण निगम सरकारी कंपनी के कर्मचारी है तो वेतन और भत्तों की कुर्की। इसका मतलब कौन सा आदेश हो गया? किसी दूसरे को पैसा दिया जाने को मना करना कि आप इनको पैसे मत दो, आप सीधे हमें को पैसे दे दो। गार्निश ऑर्डर है ना, डेप्टर ऑफ द निर्णित ऋणी का ऋणी। तो मतलब क्या हो गया? द डेप्टर ऑफ द जजमेंट डेप्टर। कमिश्नर नियुक्त कर सकता है, प्रांत के परिसर का कब्जा प्रदाय कर सकता है। पुलिस निकाय की सहायता प्राप्त कर सकता है, कोई खास बात नहीं। सबसेक्शन नंबर 3 कुछ इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसा आदेश दे दिए जाने के बाद भी यदि निवासीय प्रयोजन है तो ऐसा किराए का 3 गुना तक, 2 गुना तक, और यदि वाणिज्यिक प्रयोजन से है तो ऐसे किराए के 3 गुने तक के आदेश दिए जाने का आदेश दे सकता है सबसेक्शन नंबर 16 में इविक्शन के समय। इक्कीस, अब 21 पे क्या बता रखा है साहब? जब हम लोग एविडेंस लेते हैं साहब
चाहे अपन सिविल मैटर में एविडेंस लें चाहे क्रिमिनल मैटर में एविडेंस लें, तो उनके द्वारा पेश किए गए कागज को हम क्या कहते हैं? प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, एनेक्सर ए या एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, या फिर रेस्पोंडेंट के द्वारा जो कागज पेश किए गए उनको अपन कहते हैं एनेक्सर A1 और एनेक्सर A2। याद है, पता है क्या आप लोगों को? ऐसा सिविल रूल्स जब अपन लोग पढ़ेंगे, अभी तो हमारे आरजीएस में सिविल रूल्स थोड़ी नहीं है ना, पहले थे। तो सिविल रूल्स में बताया हुआ है कि ना, यदि हम कोई एविडेंस लेते हैं या फिर कोई भी दस्तावेज पेश किया जाता है, तो रेस्पोंडेंट की तरफ से जो पेश किया जाएगा उस पर अपन लिखते हैं P1, P2, प्लेंटिफ 1, प्लेंटिफ 2, इसके संबंधित कागज। और उसके रिटर्न स्टेटमेंट किसी ने पेश किए गए तो एनेक्सर PA1, PA2 ऐसा करके। यदि किसी भी साक्ष्य को साइन करवाना है तो उसके सामने क्या लिखते हैं? जैसे कि कोई कागज उसको वेरीफाई करवाना है और मैं एविडेंस हूँ, मैं साक्ष्य देने के लिए आया हूँ, तो जो कोई भी कागज है उसको अंडरलाइन करेंगे, इतना इतना जो भी अंडरलाइन कर दिया तो लिख दिया 1 नंबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो नीचे लिख देंगे कि साहब साक्षी नंबर एविडेंस से ये वाला पढ़कर सुनाया गया और साक्षी ने इन बात को होना समर्थित पाया, नीचे साइन सिग्नेचर कर देंगे। प्रदर्श A से B। जब कभी अपन एविडेंस देखेंगे ये वो वाली बात है, तो ये प्रक्रिया की बात हो जाएगी। सेक्शन नंबर 21 को पढ़े, मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 21A, किराया प्राधिकारी की प्रक्रिया और शक्ति। अब सेक्शन नंबर 21 में क्या क्या कर रखा था इन्होंने? किराया अधिकरण और अपील, किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्ति क्या होगी? सेम उसी में एक नया सेक्शन जोड़ा है, यही सन 2016 के नए अमेंडमेंट करके, ये सन 2017 का नया अमेंडमेंट करके किराया प्राधिकारी की प्रक्रिया और शक्ति। ये कौन है किराया प्राधिकारी? रेंट अथॉरिटी। किराया प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई अर्जियों का आवेदन को ग्रहण करने और उनकी सुनवाई को विनिश्चित करते समय या दी गई सूचना के संबंध में किराया प्राधिकारी के संबंध में किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में धारा 21 में अंतर्विष्ट उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी भांति लागू होंगे मानो शब्द किराया अधिकरण जहां की उसमें आया है उसकी जगह पर क्या लिख दिया है? किराया प्राधिकारी। तो 2017 में अमेंडमेंट करके हमने एक नई अथॉरिटी को मेंशन किया है। अभी तक तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल ही बात कर रही थी, अब कौन बात कर रहा है? रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी रेंट से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट है उसको सामने पेश करना, उसके सामने उसको रजिस्टर करवाना, उससे संबंधित किराए को रिवीजन करवाना, छोटी मोटी बातों को डील करता है, जिससे इमीडिएट एंड आफ्टर क्या हो जाए, मामला वहां के वही सुलझ जाए, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल नहीं जाना पड़े। तो ये जो रेंट अथॉरिटी है, रेंट अथॉरिटी के पावर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के बराबर है या रेंट ट्रिब्यूनल के बराबर है? रेंट ट्रिब्यूनल के बराबर है। नया चैप्टर नंबर 5A। अब ये वही अधिकारी है जिसको नया जोड़ा गया, उसके बारे में नई कहानी है। कुछ 5-7 सेक्शन होंगे, 22A, B, C, D, E, F और G तक है। देखो क्या बात है, 2017 में नया अमेंडमेंट करके राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना। अच्छा, ये क्या बात कहेगा आपके हिसाब से? क्या बात कहेगा? नंबर 1 तो ये बात कहेगा कि 2017 के बाद में कोई भी मकान किराए से दिया जाता है तो उस किराए की प्रक्रिया क्या होगी, ये साफ लिखेगा कि साहब रेंट एग्रीमेंट के बिना या फिर जब तक कि हम रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजन हमारे ऊपर नहीं चाहते हैं, जब तक आप रेंट एग्रीमेंट करके उसको रजिस्टर नहीं करवाओगे तब तक ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे। और इवन इसने तो लिखा जो भी किराए से देगा, किराए से लेगा, वो एक एग्रीमेंट के साथ में होगा जिसका रजिस्ट्रेशन रेंट कंट्रोल उसके सामने बनाना नहीं, रेंट अथॉरिटी के सामने बनाना रहेगा। और क्या बात लिखेगा कि साहब ऐसे रेंट, ऐसे मकान के किराए या फिर रेजिडेंट कमर्शियल पर्पज के किराए जो 2017 के अमेंडमेंट के पहले के, उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजन करेगा कि साहब जो 2017 के पहले भी जो किराए से दे रखे होंगे उनको इतने समय के अंदर अंदर एग्रीमेंट बना के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर कहेगा 2017 के बाद में जो भी होंगे उनको इमीडिएट एंड आफ्टर जैसे ही किराए से देने उससे पहले बना लिया पड़ेगा। ये वाली सारी बातें कहेगा। देखें, अंतर्विष्ट मामले के कृत्य का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक किराया अधिकारिता वाले क्षेत्र के लिए
उपखंड अधिकारी से अनिम्न रैंक का राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप किराया प्राधिकारी के रूप में अपॉइंट किए जाने वाले व्यक्ति कौन होगा, तो एसडीएम से, राजस्थान प्रशासनिक सेवा से निम्न अधिकारिता का व्यक्ति नहीं होगा। किराया प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिवस के भीतर रेंट ट्रिब्यूनल में होगी। यदि आप रेंट अथॉरिटी के किसी आदेश की अपील चाहते हैं तो रेंट ट्रिब्यूनल, और रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश की किसी आदेश की अपील अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। कितने दिन, 60, और वहां से वहां के लिए कितने दिन अपील, दोनों में 60 दिन है। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा कि उपबंधित है उसके सिवाय किराया प्राधिकारी की प्रत्येक दशा में प्रत्येक आदेश यदि अपील में उसे किराया अधिकरण के द्वारा उल्टा नहीं जाता है, परिवर्तित या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है, अंतिम होगा और उसी के लिए सिविल न्यायालय के लिए प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नॉर्मल सी बात है। एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट 22B, टेनेंसी एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में दे रखा है, सीधा सा सेक्शन, सीधा सा सवाल 22B। इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में अंतर्वेश किसी बात के होने पर भी राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 के प्रारंभ के पश्चात कोई भी व्यक्ति, देखो ये अधिनियम लागू होने के बाद में यदि कोई व्यक्ति लिखित करार के सिवाय कोई भी परिसर न तो किराए पर देगा और न किराए पर लेगा, एक रेंट एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट, उसके बिना नहीं। और ऐसे करार की विशिष्टता भूस्वामी और किराएदार के द्वारा संयुक्त रूप से अनुसूची डी में विनिर्दिष्ट प्रदेश में किराया प्राधिकारी को संसूचित किया जाएगा। चाहे तो संयुक्त रूप से भी कर सकते हैं, चाहे तो पृथक रूप से भी कर सकते हैं। आगे, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 के प्रारंभ से पूर्व सृजित किराएदारियों के संबंध में अच्छा 22B में तो क्या लिखा पहले, इसके बाद में यदि कोई किराएदारी होती है, और अब ये उनके पहले की स्थितियों के लिए क्या कह रहे हैं, पहले से ही लिखित करार किया गया हो वहां उसकी विशिष्ट या अनुसूची डी में विनिर्दिष्ट प्रदेश में किराया प्राधिकारी को संसूचित किया जाएगा। यदि कोई रेंट एग्रीमेंट ऑलरेडी है तो भी वो किसको कम्युनिकेट किया जाएगा, रेंट अथॉरिटी को। यदि कोई लिखित करार नहीं किया गया है तो वहां भूस्वामी और किराएदार उसी किराएदारी के संबंध में लिखित करार करेंगे और उसकी विशिष्ट या अनुसूची डी में सेम वही हो गया। यदि नहीं है तो फिर बना हुआ अब करेंगे, जहां भूस्वामी और किराएदार ए और बी के अधीन संयुक्त रूप से किराएदारी करार की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है या खंड ख के अधीन करार करने में विफल रहते हैं, वहां दोनों क्या कर सकते हैं, पृथक रूप से विशिष्टता भी साइन कर सकते हैं। इस 2017 के अमेंडमेंट के बाद में यदि कोई हो रहा है तो मकान मालिक और किराएदार दोनों संयुक्त रूप से, और उसके पहले यदि कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त रूप से करता है तो ठीक है, या फिर मकान मालिक और उन दोनों के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो तो अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं कि साहब हम लोग साथ में इस तरह का कागज नहीं बनाना चाह रहे। 3, उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक करार किराएदारी के प्रारंभ से पूर्व निष्पादित किया जाएगा। ये वो सेम वही कहानी होगी जब हमने सेक्शन नंबर 8 में पढ़ा था कि साहब जब भी किसी तरह की कोई किराएदारी होगी तो उसके पहले हम लोग एक एग्रीमेंट को एग्जीक्यूशन नहीं, एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद में किराएदारी शुरू होगी। सेम ये कि साहब कोई भी एग्रीमेंट जो बनाना है वो किराएदारी की शुरू होने के पहले के अधीन निष्पादन किए जाने के लिए अपेक्षित करार राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के आरंभ की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के भीतर निष्पादित किया जाएगा। किराएदारी के प्रारंभ से पूर्व निष्पादित किया जाएगा और उपधारा 2 के खंड ख के अधीन निष्पादित किया गया। दोनों समझ गए। यदि अब किराए से लेना है तो पहले एग्रीमेंट बनाओ, उसके बाद में किराएदारी से दो। यदि पहले से किराया ले लिया गया है और अब ये 2017 का अमेंडमेंट एक्सिस्टेंस में आया है तो ऐसे एक्सिस्टेंस में आने के 1 साल के भीतर आप ऐसा एग्रीमेंट बनाएंगे। किराया प्राधिकारी किराएदारी करार के बारे में ऐसी कोई सूचना प्राप्त करने के पश्चात उस करार की विशिष्टियों को प्रविष्टियां उस प्रयोजन के लिए संधारित रजिस्टर में जिसकी अनुसूची के अनुसार विशिष्टियां होगी करेगा और पक्षकारों को रजिस्ट्रीकरण संख्या को उपलब्ध करवाएगा। वो जो तथ्य फैक्ट्स जो उसने प्रोड्यूस किए, मतलब उसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई है, या तो क्या करेगा उसकी जरूरत करके अपने पास में कॉपी रख लेंगे और उसको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, या उसकी एक ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख लेंगे, बाकी की ओरिजिनल कॉपी उनको दे देंगे। उपधारा 1 के अनुसार उपलब्ध कराई गई सूचना किराएदारी और उनसे सशक्त मामलों से संबंधित साक्ष्यों के रूप में ली जाएगी। ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो फिर किसके बारे में काम आएगी, किराएदारी के साक्ष्य के बारे में।
और इसके अभाव में अनुसूची डी के अनुसार फाइल किए गए ब्यूरो में असंगत करार में या कोई भी कथन किराया अधिकरण या यथास्थिति अपील किराया अधिकरण के समक्ष तथ्यों के साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हैं कि यदि आप उससे कॉन्ट्ररी रहने वाली कोई बात प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस बात को प्रूफ नहीं माना जाएगा। क्या बात मानी जाएगी? मेन वही एग्रीमेंट में लिखी हुई बात जो कि आपने रेंट अथॉरिटी के सामने प्रोड्यूस किया। किराया प्राधिकरण सबसेक्शन 4 में उपलब्ध करवाए गए को वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे 15 दिन के भीतर। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। तो क्या कहानी होगी साहब रेंट अथॉरिटी की? नंबर 1 बात, रेंट अथॉरिटी की पावर वही होगी जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की है। नंबर 2 बात, रेंट अथॉरिटी का काम क्या रहेगा? आदेश दे रखा है कि साहब जो कोई भी आदमी इस 2017 के अमेंडमेंट के बाद में किराएदारी में आता है तो रिटर्न एग्रीमेंट के बिना नहीं आता। इसके पहले कोई किराएदारी में आया हुआ है तो उन पर यदि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के रेंट कंट्रोल एक्ट के नियम लागू करवाना है तो ऐसे एग्जिस्टेंस में आने के 1 साल के भीतर रेंट अथॉरिटी के पास में रजिस्ट्रेशन करवाओ। ये जो फैक्ट्स होंगे उनको रजिस्टर करेगा, वेबसाइट पर अपलोड करेगा और ये जो प्रस्तुत किए गए तथ्य हैं उनसे कॉन्ट्ररी किसी बात को रेंट कंट्रोल में या फिर रेंट ट्रिब्यूनल में और अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किराएदारी की कालावधि, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 के प्रारंभ के पश्चात की गई समस्त किराएदारियां भूस्वामी और किराए के बीच करार पाई गई और किराएदारी करार का विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए होगी। कितने समय के लिए होगी भाई? जितना डॉक्यूमेंट में मेंशन है। किराएदारी करार में करार पाई गई कालावधि के भीतर किराएदारी कालावधि की समाप्ति से पूर्व किराएदारी के नवीनीकरण या विस्तार के लिए भूस्वामी को प्रस्ताव कर सकेगा और यदि भूस्वामी उससे सहमत हो तो पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर भूस्वामी के साथ एक नया किराएदारी का करार कर सकेगा। जैसे ही वो समय पीरियड खत्म होता है उसको आगे एग्जिस्टेंस में और चलाना चाहता है तो नया किराएदारी का करार। यदि नियत अवधि की किराएदारी समाप्त हो जाती है और उसका नवीनीकरण नहीं किया गया है या ऐसी किराएदारी की समाप्ति पर किराएदार के द्वारा परिसर खाली नहीं किया गया है तो किराएदारी उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो समाप्त हो चुके किराएदारी करार में थी अधिकतम 6 मास की कालावधि के लिए मासानुसार आधार पर नवीनीकृत की गई समझी जाएगी। क्या मतलब समझे? 1 साल के लिए मकान किराए से दिया था, अब उसको मकान खाली करना है मगर किराएदार अभी भी मकान खाली नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या वो किराएदार है या नहीं है? 6 महीने। किराएदार में क्या पड़ा था? किराएदारी खत्म होने के बाद में भी यदि मकान उसके कब्जे में तो भी वो किराएदार माना जाएगा। वो किसके लिए था भाई? किराए तो दे गई, यदि कब्जे में नहीं है तो कब्जे में है तो भी किराए तो दे गई। ये कह रहा है कि 6 महीने तक हम उसको आगे सेम उचित रूप में मान लेंगे कि साहब अगले 6 महीने तक वो फिर किराएदार है। नवीनीकृत की गई समझी जाएगी और तत्पश्चात समाप्त हुई समझी जाएगी जब तक कि भूस्वामी द्वारा किराएदार के साथ लिखित करार के द्वारा नवीनीकृत नहीं कर दी जाए। 6 महीने के बाद समाप्त है, फिर बाद में एविक्शन ऑर्डर लेकर आकर मकान को खाली करवा लेगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल से। और यदि उसके बाद में भी आगे और चालू रखना चाह रहा है तो फिर क्या करना रहेगा? रेंट एग्रीमेंट नया बनाना पड़ेगा। कतिपय परिस्थितियों में किराए को जमा करवाना। अब ये क्या है साहब? रिविजन या फिर किराया जमा कराने के बाद किराएदार कहते हैं कि साहब मैं मकान मालिक को नहीं मैं आपको जमा कराऊंगा तो क्या रेंट अथॉरिटी को जमा किया जा सकता है? यही कहानी। कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण, जहां भूस्वामी ने किराएदारी के प्रारंभ के पश्चात और किराएदार की सहमति से किराएदार के द्वारा अधिभुक्त परिसर में सुधार परिवर्तन संरचना परिवर्तन जिसमें आवश्यक रूप से की जाने वाली मरम्मत सम्मिलित नहीं है। देखो किराए से दे दिया, किराए के बाद में मकान किराएदार ने कहा कि अरे यार मेरे यहाँ पर एक रास्ता तुम और बनवा दो ना यार, मुझे सख्त जरूरत है, या फिर मेरे कमरे में ऐसी लगा दो गर्मी लगी हुई है तो उसने ऐसी लगवा दी, सुधार करवा दी। मगर क्या लिखा? आवश्यक रूप से की जाने वाली मरम्मत सम्मिलित नहीं है। तो आवश्यक रूप से की जाने वाली मरम्मत कौन सी है साहब? नहीं, जैसे कि आने जाने का रास्ता, अच्छा छत में से पानी टपक रहा है या फिर आने जाने के रास्ते में जो सीढ़ियां वो टूटी हुई पड़ी है तो आने जाने के लिए उसे सुविधा तो करनी पड़ेगी। ये कौन सी मरम्मत है? आवश्यक मरम्मत किए जाने के लिए के बाद में मकान मालिक मकान के किराए के रिविजन के लिए डिमांड नहीं कर सकता, वो तो उसको करवानी पड़ेगी। सम्मिलित नहीं है के मध्य वह उपगत किया है वहां भूस्वामी परिसर का किराया ऐसे रकम तक बढ़ा सकेगा जो कार्य के प्रारंभ से पूर्व उस भूस्वामी और किराएदार के बीच में करार पाया गया और किराए में ऐसी वृद्धि कार्य के पूर्ण होने के 1 मास पश्चात से प्रभावी हुई।
ये सेम वही होगी जो अपन ने बात की थी, एमेनिटीज जो भी अलग से संदाय किए जाने के लिए बढ़ाएंगे तो फिर उसमें अपन को किराया भी बढ़ाना पड़ेगा। और यदि उस आदमी ने उसका भुगतान दिए जाने का मना कर दिया, कहा कि साहब मैं आपकी लिफ्ट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उसने लिफ्ट लगवा दी, लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए दे दी कि साहब उसका किराया अलग से होगा, ध्यान रखना, तो किराया बढ़ गया। तो क्या मकान मालिक लिफ्ट बंद कर सकता है? जब तक वो उसको अलग से एमिनिटीज या फिर अलग से किराया दे रहा है तब तक बंद नहीं कर सकता। मगर जैसे ही इसने उस सुख सुविधा को उपभोग किए जाने का किराया देने का मना किया तो उसको अधिकार है कि वो उन सुख सुविधाओं को बंद कर सकता है। जहां किसी परिसर का किराया करार पाए जाने या नियत हो जाने के पश्चात परिसर में वास सुविधाएं या आवास सेवाओं में घटाव या कमी का ह्रास हो जाता है तो किराएदार किराए की कमी के लिए दावा कर सकेगा। जाहिर सी बात हो गई, किराए के अंदर लिफ्ट शामिल थी पर बीच में लिफ्ट बंद होगी या खराब हो गई, तो अब किराया भाई एक तो मकान मालिक किराया बढ़ाने का दावा कर सकता है और दूसरा किराएदार किराया घटाने का दावा कर सकता है। भूस्वामी या तो परिसर और आवासीय सेवाओं के उसी रूप में ला सकेगा जैसा कि वे किराएदारी के प्रारंभ पर थी या किराए में कम करने के लिए सहमत हो सकेगा। भूस्वामी या तो परिसर को आवासीय सेवाओं को उसी रूप में ला सकेगा जैसे कि क्या केवल किराएदार उस सेवाओं को यूज करेगा या मकान मालिक भी सेवा को यूज कर सकता है? तो फिर मकान मालिक क्या करेगा? फिर बेचारा वो कैसे जाएगा? इसीलिए उसने लिखा भूस्वामी या तो परिसर और आवासन सेवाओं को उसी रूप में ला सकेगा जैसे कि वे किराएदारी के प्रारंभ थी या किराए की कम करने के लिए सहमत हो सकेगा। कि साहब यदि मकान मालिक खुद भी उन सेवाओं को यूज करना चाह रहा है तो वो उसको यूज करने के लिए फ्री होगा, मगर किराएदार कह रहा है कि साहब नहीं, यदि आप इसको इस्तेमाल करते हो तो मेरे किराए में कमी करनी रहेगी। भाई जहां कहीं भी ये दोनों सहमत हो जाते हैं तब तो फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और यदि सहमत नहीं होते किसी चीज की डिस्प्यूट आ जाता है तब तो फिर रेंट अथॉरिटी। विवाद की दशा में भूस्वामी या किराएदार किराया प्राधिकारी के समक्ष अर्जी फाइल करके किराया प्राधिकारी से निवेदन कर सकेगा। अब देखो कैसे हो रहा है, यदि कोई भी विवाद है तो अर्जी फाइल करके कर सकेगा और प्राधिकारी उस विवाद का समाधान करने का और भूस्वामी और किराएदार के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता करने का प्रयास करेगा। और यदि पक्षकारों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है तो वह अभिलेख पर उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर दोनों पक्षकारों को सुनकर समुचित आदेश पारित कर सकेगा। फर्स्ट तो क्या है, काउंसलिंग और मीडिएशन, जैसा कि अपन ने उस पर भी देखा था कि साहब समझौता और सुलह करने की कार्यवाही कर सकेगा। और यदि फिर भी नहीं होता है तो जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए तो उसके आधार पर वो अपना फैसला दे देगा, अपनी बात कह देगा। किराया प्राधिकारी के द्वारा 21D में विनिर्दिष्ट परिस्थिति में पुनरीक्षित किराया नियत करना। किराया प्राधिकारी 22D में विनिर्दिष्ट परिस्थितियां कौन सी है? सुख सुविधाएं बढ़ाई, सुख सुविधाएं घटाई। भूस्वामी या किराएदार के द्वारा प्रस्तुत किसी आवेदन पर किराएदार के द्वारा संदेह किराया और अन्य प्रभार नियत और यथास्थिति पुनरीक्षित करेगा। वह तारीख भी नियत करेगा जिससे कि पुनरीक्षण संदेह किराया संदेह हो। प्रतिभूति को निक्षेप, यदि कोई सिक्योरिटी जमा करवानी है तो किसी प्रतिकूल करार के सिवाय 1 मास के किराए के बराबर प्रतिभूति निक्षेप प्रभावित करना भूस्वामी के लिए विधिपूर्ण होगा। देखो यदि मैं इस मकान में किराया लेने के लिए आया और मकान मालिक ने कहा कि साहब 10,000 रुपए किराया होगा, मैंने कहा चलो ठीक है, तो अब मुझे किराया देने का हक कब है? जब 1 महीना खत्म हो जाएगा। मगर 15 दिन में, हाँ, किराया का कॉज ऑफ एक्शन तो किराया खत्म होने से हो गया, पर 15 दिन रिलीफ दे रखा है, आपको 15 दिन बाद तक दे देना है। मकान मालिक के फेवर में क्या लिखा कि यदि आप चाहते हो तो 1 महीने की धनराशि एडवांस ले सकते हो। एडवांस लेने का मतलब पहले 10,000 रुपए जमा कराओ, अब से आपका महीना शुरू हो गया। तो अब मैं क्या समझ रहा हूँ कि साहब 10,000 रुपए किराया है, वो अभी से एडवांस ले लिया, जैसे ही महीना खत्म हुआ फिर 10,000 रुपए किराया लिए। मेरे समझने में मैं क्या समझ रहा हूँ कि ये जो 10,000 रुपए है कौन से है? अगले महीने के। जबकि मकान मालिक क्या समझ रहे हैं कि साहब वो जो 10,000 रुपए है वो तो सिक्योरिटी के थे, ये जो 10,000 रुपए दिए वो कौन से महीने के दिए? उसने पिछले महीने के। समझ गए? तो कहानी ये चल रही है कि साहब कोई भी आदमी मकान मालिक चाहे तो 1 महीने का किराया सिक्योरिटी के रूप में रख सकता है, सिक्योरिटी मनी के रूप में। एक्चुअली वो किराया नहीं है, जब भी मकान खाली करके जाएगा तो ये सिक्योरिटी राशि उसको वापस से संगत की जाएगी। परिसर खाली करने के पश्चात प्रतिभूति निक्षेप किराएदार के लिए दायित्व की सम्यक कटौती करने के पश्चात 1 मास के भीतर किराएदार को प्रतिदत्त कर दी जाएगी। अब ये कौन सा दायित्व है साहब? मान लो 10,000 रुपए मैंने सिक्योरिटी जमा कर रही, मकान खाली किया, मैं 10,000 रुपए वापस से उससे लूंगा कितने समय के अंदर अंदर? 1 महीने के भीतर भीतर। पर क्या कह रहा है
कटौती कर किसी दायित्व के सम्यक कटौती करने के पश्चात, कौन सा दायित्व है? घर में अगर कोई तोड़फाड़ करती बिल है है ना, उसमें इंक्लूड नहीं था लाइट पानी का, तो वो उसको भर के फिर उसमें देता है। ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम महीने का उसने किराया ही नहीं दिया, तो फिर वो भी सम्यक लायबिलिटी हो गई। ऐसा हो सकता है अंतिम महीने का किराया तो दे दिया, मगर मकान बिजली का बिल आने में भी समय लगेगा, तो वो तब तक रोक कर रखेगा जब तक कि बिजली का बिल नहीं आ जाए। 9,000 रुपए का बिल आ गया, कि साहब ये लो तुम्हारे 1,000 रुपए, वो कहेगा अरे यार मेरे को बर्बाद कर दिया तुमने, 1 महीने तक तुमने चले, मैंने थोड़ी चलाया। चलो हो गया। नेक्स्ट, जहां प्रतिभूति निक्षेप उपधारा 2 में विभिन्न निर्दिष्ट कालावधि के भीतर किराएदार को प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहाँ किराएदार भूस्वामी के प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय करने के लिए निर्देशित करते हुए किराया प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा। ये वापस से वो पैसा यदि नहीं देता है तो रेंट अथॉरिटी को जाकर बात कर देगा। कतिपय परिस्थितियों में किराया प्राधिकारी को किराया जमा कराना, क्या रेंट अथॉरिटी को किराया जमा करवाया जा सकता है? जहां भूस्वामी किराएदार के द्वारा धारा 5 में विनिर्दिष्ट रीति से दिया गया कोई किराया स्वीकार नहीं करता है। अच्छा, 5 में किराया स्वीकार किए जाने की बात क्या थी कि साहब किराएदार को हमेशा अपना किराया इसलिए जमा कराते रहना है कि 4 महीने का टाइम पीरियड जैसे ही आ गया और किराया नहीं दिया गया तो मकान मालिक के पास उसको मकान खाली करवाने का अधिकार हो जाएगा। अब उसके भय है इस बात का कि साहब मकान मालिक किराया स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो किराया किसको देगा? रेंट अथॉरिटी को जाकर जमा करवा सकता है, क्योंकि रेंट अथॉरिटी के सामने उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है। जहां भूस्वामी किराएदार के द्वारा धारा 5 में निर्दिष्ट स्थिति में से दिया गया कोई किराया स्वीकार नहीं करता है या रसीद देने से इनकार करता है, वहां किराएदार उस किराए के कालिक किराया प्राधिकारी को समय पर जमा करा सकेगा। जहां कहीं भी किसी मामले में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जिसे किराया संदेह है, कोई सद्भाविक संदेह है, वहां किराएदार ऐसा किराया प्राधिकरण को जमा करा सकेगा। उस व्यक्ति कौन है? किराएदार नहीं, क्या लिखेगा? जहां किसी आदमी को उसे जमा करवाना है, तो वो मकान मालिक भी हो सकता है, उसका एजेंट भी हो सकता है, हमने देखा था कोई भी व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में भी जमा करवा लेगा। किराया प्राधिकारी ऐसा किराया जमा होने पर उस मामले का अनुसंधान करेगा और मामले के तथ्यों पर आधारित आदेश देगा। इस धारा के अधीन जमा कराए गए किराए की रकम लेखा जोखा ऐसी रीति से रखेगा जो विहित की जाए, व्यक्तिगत जमा खाते में छोड़ो, कोई मतलब नहीं। सेक्शन नंबर 23, सुख सुविधाएं। किराएदार के द्वारा उपभोग किया जाने वाली सुख सुविधाओं को भूस्वामी के द्वारा बंद या विधारित नहीं किया जाएगा। नलिनी, कल एक क्वेश्चन था बेटा अपना कि साहब क्या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को ऐसे अलग से मैटर सुनने का जुरिडिक्शन होगा? कौन से सेक्शन का था? 18 का। तो ये जो बाकी की जो प्रॉपर्टी है, जो जिनको हम कह रहे हैं कि साहब सरकार की प्रॉपर्टी या सरकार का कोई ऑफिस वगैरह, उन सब चीजों को केवल और केवल चैप्टर नंबर 2 और 3 लागू नहीं हो रहा है, बाकी के सारे चैप्टर तो लागू हो ही रहे है ना। चलो, सुख सुविधाएं। किराएदार के द्वारा उपभोग किया जाने वाला सुख सुविधाओं को भूस्वामी के द्वारा बंद या विधारित नहीं किया जाएगा। देखो हम लोग है ना, जब आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां एक सेक्शन पढ़ते हैं कि साहब मकान मालिक के द्वारा बिजली का जो तार गया हुआ था, बिजली के तार को क्या कर दिया? काट दिया और बिजली की सुविधाओं से उसे वंचित कर दिया या बाधित कर दिया। मैं ये शब्द याद नहीं आ रहा था मेरे को, है ना। तो इस तरह का एक सवाल था ना कि साहब किसी को संसूचना नहीं, कोई भी बात कहे जाने के लिए किसी भी आदमी को प्रताड़ित करना, जैसे कि हमने कहा था कि पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी आदमी की मार पिटाई करके या घोर उपहति या फिर उपहति करके किसी को इन्फॉर्मेशन को लेना। फिर उसमें पढ़ा था कि मकान मालिक के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी सुविधाओं को बंद करके या तो उसको घर में ही बंद रख दे। ऐसा कोई अपराध था क्या? कौन से सेक्शन में था? याद आया क्या ऐसा कुछ? 74 नहीं, 74 में 174 में भी नहीं। उपभर्ती कार्य करने के सेक्शन 318 319 के बाद 337 या 338 के आसपास तक का। चलो हम उस बात पर नहीं जा रहे, यहां आ रहे हैं। सुख सुविधाएं क्या कह रही है?
कोई भी भूस्वामी या तो स्वयं या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कार्य करते हुए या उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्य व्यक्ति किराएदार के द्वारा उसके किराए पर दिए गए परिसर के संबंध में उपभोग की जा रही सुख सुविधाओं को बंद या वितरित नहीं करेगा। तथापि भूस्वामी ऐसी सुख सुविधाओं को किराया प्राधिकारी की अनुज्ञा से बंद या वितरित कर सकेगा और किराया प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञा देगा यदि यह समाधान हो जाता है कि किराएदार ने सुख सुविधाओं के संबंध में ऐसे प्रभारों का संदाय नहीं किया जिनका संदाय करने का उसका दायित्व था। यदि मेंस में क्वेश्चन आता है तो बेटा तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साहब मकान मालिक के द्वारा सुख सुविधाओं को बंद कर दिया जाना या किराएदार को वंचित रख दिया जाना किस स्थिति में विधिपूर्ण होगा। तो ये सुख सुविधाओं को क्या कहा है कि साहब यदि किराएदार ने अलग से प्रभार तय किए गए थे उनका भुगतान किया जाना मना कर दिया तो ऐसी स्थिति में किराया प्राधिकारी से दिए गए आदेश के अनुसरण में बंद कर सकते, बाकी नहीं करेगा। सुख सुविधाओं को बंद या वितरित करने की अनुज्ञा के लिए भूस्वामी की अर्जी पर या सुख सुविधाओं के प्रत्यावर्तन के लिए किराएदार की अर्जी पर दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी करेगा और पक्षकार को सुनने के पश्चात ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वो उचित समझे। दोनों स्थितियों में यदि सुख सुविधाएं बंद कर दी, सुख सुविधाएं बंद नहीं की, दोनों स्थितियों में इस धारा के अधीन जांच के लंबित रहने के दौरान किराया प्राधिकारी अंतरिम आदेश तो तुम कर ही लोगे। संक्षिप्त रीति जो ठीक है। सेक्शन नंबर 24 क्या क्या होंगे साहब किराएदार और भूस्वामी के कर्तव्य। किसी लिखित करार के अभाव में एक वर्ष में वार्षिक किराए के 5% तक का व्यय अंतर्वलित करने वाली आवश्यक मरम्मत किराएदार द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर करवाई जाएगी। जैसे एक मकान का किराया मान लो 10,000 रुपए है, ऐसे करके मकान का सालाना किराया कितना हो गया 12,000 रुपए, सॉरी 1,20,000 रुपए। तो उस 1,20,000 रुपए का 5% कितना, 1,20,000 का 5% कितना 7,500। 1200 उसका कितना परसेंट है 1%। 12/60 इज इक्वल टू 6,000। यदि किसी मकान का किराया 10,000 रुपए है तो साल भर का किराया 1,20,000 हो गया। उस 1,20,000 का 5% तक मतलब कि 6,000 रुपए तक का मकान का मरम्मत या फिर कोई भी काम किराएदार करवाता है तो फिर ये किराएदार की लायबिलिटी होगी कि उस तक की मरम्मत वो खुद करवा सकता है। हाँ, यदि कोई ऐसा खर्चा आ गया जो कि बहुत जरूरी था और पानी टपक रहा है, पानी टपकने के लिए उसके 20,000 रुपए खर्च हो गए उसको सही करवाने के लिए, ऐसा नहीं है कि साहब वो फिर किराएदार मकान अमेरिका से कोई ट्यूब मंगा रहा है जो 3 लाख रुपए की है वो कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। रीजनेबल जो ग्राउंड्स है ना उसके हिसाब से तो 5% तक के लिए तो दायी कौन होगा, स्वयं किराएदार है। उससे ज्यादा की मांग करने के लिए वो करेगा, ज्यादा लगे तो वो अपना घटा सकता है। फिर बाद में वो डिमांड करेगा कि सर देखो हमारा किराया इतना है, 5% तक का मेरा कर्तव्य था, 6,000 रुपए पर भुगतान मैंने 10,000 का किया, तो ये बचे हुए 4,000 रुपए किराए में इस बार के संदर्भ में कम करना। वे अंतर्विलित करने वाली आवश्यक मरम्मत किराएदार के द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर करवाई जाएगी और वार्षिक किराए से 5% अधिक का व्यय अंतर्विलित करने वाली आवश्यक मरम्मत किराएदार को नोटिस प्राप्त होने पर भूस्वामी के द्वारा करवाई जाएगी। या तो खर्चा क्या करवाएगा, मकान मालिक से करवा देगा, और यदि वो नहीं करता है तो फिर उसमें से एडजस्ट करवा दिया जाएगा। परंतु जहां भूस्वामी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की कालावधि के भीतर आवश्यक मरम्मत कराने में अपेक्षा करता है, वहां किराएदार मरम्मत की अनुज्ञा के लिए ऐसी मरम्मत के अनुसंधान के साथ में किराया प्राधिकारी से समावेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा। और जहां किराया प्राधिकारी के द्वारा अनुज्ञा दे दी जाती है वहां वह भूस्वामी से खर्च के किराएदार के द्वारा संदेह किराए की प्रति ऐसी रकम को मुजराई के द्वारा वसूल के संबंध में आदेश दे सकेगा। भाई उससे ज्यादा खर्च करवाना है, किराएदार अथॉरिटी ने कहा कि हाँ ये तो क्या है असेंशियल कमोडिटीज में से काम करने वाली बात है, तो अब आप एक काम करो, आप करवा लो और उसके बाद में सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उपधारा के संबंध में किराया प्राधिकारी के समक्ष की कार्यवाही में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। धारा 23 की उपधारा 2, 3, 4 के उपबंध इस धारा के अधीन किराया प्राधिकारी के समक्ष की कार्यवाही पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। अच्छा, इसने अभी तक किराया अधिकरण को कहा है। अभी तक ये जो बात थी वो रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में चल रही है। किराया प्राधिकारी सेक्शन 23 जो सेक्शन नंबर 24 में जो बातें हैं वो सेक्शन नंबर 23 पे भी यही वाली बात लागू हो रही है। इतनी से कहानी लिखी 24A
लंबित कार्यवाहियों का निपटारा 23 और 24 के अंदर। लंबित कार्यवाहियां कौन कौन सी हैं? 23 में क्या लिखा? सुख सुविधाओं के संबंध में, और 24 में लिखा यदि कोई खर्चा वगैरह होता है तो उसके बारे में। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 23 और 24 के दिन किराया अधिकरण के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियां जारी रहेंगी और किराया अधिकरण उन पर समुचित आदेश पारित कर सकेगा मानो कि वह धारा 23 और 24 में उक्त अधिनियम के द्वारा संशोधित नहीं की गई थी। मतलब ये हुआ कि क्या ये 23 और 24 के बारे में जो बात लिख रखी है उनके आदेश केवल रेंट अथॉरिटी देगा या रेंट ट्रिब्यूनल भी दे सकता है? यदि मैटर्स पेंडिंग है तो रेंट ट्रिब्यूनल भी दे सकता है। परिसर का निरीक्षण एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि साहब मकान मालिक कब कब अपने मकान की रिवीजन नहीं उसको देख सकता है या बात कर सकेगा, या उसके घर में घुसकर इस तरह की सवाल कर सकेगा। किराएदार को कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना देने के पश्चात एक नोटिस है जो कि मकान मालिक के द्वारा किराएदार को दिया जाएगा। कम से कम कितने दिन के बाद का होगा? नहीं, कितने दिन पूर्व का होगा? 7 दिन पूर्व का। सूचना के पश्चात भूस्वामी को उसके द्वारा किराए पर दिए गए परिसर का निरीक्षण दिन में करने का अधिकार होगा, रात में नहीं, दिन में। तथापि भूस्वामी के द्वारा ऐसा निरीक्षण 3 मास में एक बार से अधिक बार नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने दिन की सूचना? 7 दिन। किस समय? दिन में। एक बार यदि पुनरीक्षण कर दिया तो अगला पुनरीक्षण कितने महीने के बाद होगा? कम से कम 3 महीने के बाद। सेक्शन नंबर 26, सदस्य कर्मचारी वन लोक सेवक होंगे और उनका नियंत्रण। किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और कर्मचारी लोक अदालत में लोक सेवक समझे जाएंगे। किराया अधिकरण अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण में होंगे। कोई खास बात नहीं, लोक सेवक होंगे, बस इतना ही ठीक है। सेक्शन नंबर 30, कठिनाइयों को निराकरण करने की शक्ति राज्य सरकार की। हम कोई भी सेंट्रल एक्ट देते हैं तो कठिनाइयों को दूर करने की सरकार शक्ति केंद्र सरकार में। सेक्शन नंबर 31, नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की। अभी हम लोगों ने देखा था कि साहब किराएदारी का जो परफॉर्म होगा वो कैसा होगा? शेड्यूल के 22D में, नहीं शेड्यूल डी में जो बात लिख रखी है वो परफॉर्म होगा किराया अधिकरणों के बीच, इसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच में। याद रखना शेड्यूल डी। खत्म।